आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की प्रकृति एवं महत्व के बारे में। मुद्रा की प्रकृति और महत्व को जानने से पहले कल हमने देखा था कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्रा के कार्य क्या है और मुद्रा की विशेषताएं क्या है। इसी कंसर्न में आगे हम देखते हैं कि मुद्रा की प्रकृति क्या है। मुद्रा की प्रकृति के संदर्भ में दो बातें स्पष्ट होती है कि एक तो मुद्रा कभी कभी तो अनुपयोगी लगती है और कभी महत्वपूर्ण लगती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यह आवश्यक है या अनुपयोगी है। मुद्रा को किस रूप में, कहाँ, कैसे प्रयोग में लेना है, यह यदि आवश्यकता से अधिक व्यक्ति के पास आ जाती है तो यही मुद्रा व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। और यही मुद्रा व्यवसाय में यदि आवश्यकता से कम पड़ती है तो एक वाणिज्य में सिद्धांत है कि ओछी पूंजी धंधे को खा जाता है। तो अब हम मुद्रा की प्रकृति के बारे में विस्तृत से बात करेंगे। तो विस्तृत से हम देखते हैं कि मुद्रा के बारे में कभी मुद्रा अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयोगी तथा आवरण के रूप में दिखाई देती है तो कभी स्पष्ट रूप से प्रचलित दिखती है। मुद्रा की उपयोगिता या मुद्रा की प्रकृति या मुद्रा का स्वभाव निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। पहला है, मुद्रा स्वयं उपयोगी है अथवा एक आवरण है। तो इसको जब अपन देखते हैं कि मुद्रा स्वयं उपयोगी है या इसका आवरण है, तो मुद्रा की प्रकृति के संदर्भ में इस तथ्य को यदि विश्लेषण किया जाए तो ये तथ्य सामने आता है कि मुद्रा की अपनी कोई उपयोगिता नहीं है, वह अर्थव्यवस्था का निष्क्रिय तत्व है। मुद्रा के माध्यम से अन्य वस्तुओं की उपयोगिता उत्पन्न की जा सकती है। यदि आपके पास मुद्रा है तो आप दूसरी चीज़ों से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हो। मुद्रा स्वयं उपयोगी नहीं है, लेकिन मुद्रा के माध्यम से दूसरी चीज़ें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब इसमें मुद्रा को आविष्ट समझना उचित है अथवा नहीं है। आविष्ट का मतलब है अनुपयोगी, समझना उपयुक्त है या नहीं। तो मुद्रा एक आविष्ट है जिसमें सामान बांध कर आपके पास आता है। कोई भी सामान जो आपके पास आता है, खरीदते हैं अपन, वो मुद्रा के कारण ही आता है। मुद्रा है तो वो सामान है, मुद्रा नहीं है तो वो हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा। मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसके चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र के रूप में मुद्रा मानी गई है। मुद्रा एक आवरण अथवा नकाब है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ छिपी हुई है। ये भी बात सत्य है, मुद्रा तो पीछे है, आवरण के रूप में है, लेकिन अर्थव्यवस्था इसी के पीछे चलती है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि मुद्रा समाज में आर्थिक और सामाजिक सुधारों के रूप में कार्य कर रही है। अगर मुद्रा है तो समाज में सुधार होगा, विकास होगा, अदरवाइज समाज में सुधार और विकास होना संभव नहीं है। मुद्रा का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि किसी भी देश की मौद्रिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होती है। यदि किसी देश की मौद्रिक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को एक गहरा धक्का लगता है। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा स्वयं अपनी उपयोगिता रखती है, इसे केवल आवरण समझना ठीक नहीं है। स्पष्ट है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय एवं उपयोगी तत्व है, न कि आवरण। ये पहला जो हमारा पॉइंट था कि मुद्रा स्वयं उपयोगी है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मुद्रा स्वयं उपयोगी है और ये एक सक्रिय और उपयोगी साधन के रूप में काम में ली जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, मुद्रा एक साधन है अथवा साध्य। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि साधन क्या होता है, साध्य क्या होता है। उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सब उत्पादन के साधन हैं। अब इनको जो साधनों को प्रयोग में लेता है वो साध्य कहलाता है। तो मुद्रा के बारे में भी ये कहा गया है कि यह साधन है अथवा साध्य। तो मुद्रा एक साधन मात्र है, न कि साध्य। मुद्रा का कोई भी उपयोग नहीं है। मुद्रा की उपयोगिता उसके माध्यम से अन्य वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर उत्पन्न होती है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि मुद्रा को किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाए। जब मुद्रा साधन के स्थान पर स्वयं साध्य की तरह समझी जाने लगे तो इसमें कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। अतः मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी है। मुद्रा को दोनों माना गया है। मुद्रा के बारे में कहा गया है मुद्रा एक अच्छी सेविका है, आपकी अच्छी सेवा कर सकती है, लेकिन ये जब आपकी स्वामिनी बन जाएगी तो ये बुरी हो जाती है। मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण से मुद्रा के लाभ उत्पन्न होते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि मुद्रा एक साधन है, साध्य नहीं। तो हम पहले ही कहा कि भूमि, पूंजी, श्रम, तो पूंजी एक साधन है, तो मुद्रा भी एक साधन है, ये साध्य नहीं बन सकती। तो मुद्रा को एक साधन माना जाना चाहिए, न कि साध्य। तीसरा हमने कहा
मुद्रा उत्पादन तथा वितरण की क्रियाओं में तेल की भांति काम करता है। तेल का मतलब मशीनरी को चलाने के लिए जिस प्रकार से ग्रीस की जरूरत पड़ती है, ऑयल देना पड़ता है मशीन में, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा एक तेल की भांति काम करती है। मुद्रा के संबंध में अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि वह स्वयं कुछ भी करने में सक्षम नहीं होती, किंतु वह उत्पादन व वितरण की क्रियाओं में सहायक के रूप में उसी तरह कार्य करती है जैसे किसी पुर्जे के संचालन हेतु तेल सहायक होता है। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है, मुद्रा स्वयं उत्पादन नहीं करती, किंतु उत्पादन के लिए पूंजी संग्रहण का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार कच्चा माल, शक्ति, मशीनरी आदि की व्यवस्था मुद्रा द्वारा ही संभव होती है। उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार की व्यय जैसे मजदूरी आदि का भुगतान मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। मुद्रा के संबंध में यह भी मान्यता है कि मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है, वह तो स्वयं उत्पादन तथा वितरण की क्रियाओं के लिए सहायक तेल की भांति है। अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मुद्रा उत्पादन तथा वितरण संबंधी क्रियाओं में अनेक प्रकार से सहायक होती है। तो ये तेल की भांति होती है और यह स्पष्ट हो गया है कि उत्पादन और वितरण की क्रियाओं में मुद्रा स्वयं सक्रिय रहकर तेल की भांति हर पहलू पर सहायक होती है। ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव रूप में काम करती है या पर्दे के पीछे से काम करती है, नहीं, स्वयं हमेशा रहती है, स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और यह स्वयं सक्रिय रहकर तेल की भांति कार्य करती है। चौथा हमने कहा मुद्रा एक तरल संपत्ति है। जब अपन मैनेजमेंट में अकाउंटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि संपत्तियाँ दो प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति और तरल संपत्ति। तो मुद्रा को तरल संपत्ति माना गया है। मुद्रा एक तरल संपत्ति है। मुद्रा को तरल संपत्ति के रूप में रखते हुए बैंकों में जमा राशि के रूप में रखा जाता है। सरकार द्वारा भी बचत पत्र जारी किया जाता है तथा सभी प्रपत्र तुरंत भुगतान में परिवर्तनशील होते हैं। अतः इस प्रकार प्रपत्र रूपी मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में मुद्रा का स्वभाव तरल संपत्ति के रूप में ही माना गया है और मुद्रा एक तरल संपत्ति है। मुद्रा रूपी तरल संपत्ति श्रेणी सबसे श्रेष्ठ है। फिर लिखा है पांचवा, मुद्रा को सरकार द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक है। ये तो पहले दिन से ही पता है कि मुद्रा की व्यवस्था सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक द्वारा ही की जाती है और केंद्रीय बैंक ही नोट निर्गमन करती है, नोट जारी करती है। कैसे करती है, क्या करती है, ये सब अपन आगे चल के अगले चैप्टर में देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की क्या विधियाँ हैं। तो सरकार का हस्तक्षेप होना आवश्यक है क्योंकि मूल्यों में स्थायित्व रहता है, क्योंकि रुपए करेंसी की समानता रहती है, क्योंकि लोक वित्त यानी जनता का पैसा है तो जनता का विश्वास भी बना रहता है। इस प्रकार कोई भी वस्तु सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर ही मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है। तो मौद्रिक व्यवस्था में सरकार का विशेष उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो पहला हमारा पॉइंट था मुद्रा की प्रकृति और स्वभाव। तो प्रकृति और स्वभाव में इन 5 पॉइंटों को हम स्पष्ट करेंगे। आगे चलेंगे, आगे चल के हम देखेंगे मुद्रा का महत्व या मुद्रा की भूमिका। तो मुद्रा की महत्व और भूमिका के बारे में यही कहा जाता है कि मार्शल ने ये कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। मुद्रा ही वह धुरी है, साइकिल में धुरी होती है जिस पे व्हील चलता है, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा ही वह धुरी है जिसके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। अर्थव्यवस्था की प्रत्येक क्रिया मुद्रा से जुड़ी होती है, चाहे उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो और राजस्व। अर्थशास्त्र के 5 पिलर्स बताए गए हैं, उत्पादन, विनियोग, उपभोग, वितरण और राजस्व। इन 5 में कोई भी क्रिया हो सभी मुद्रा के द्वारा ही संभव है। मुद्रा के महत्व के संबंध में अलग अलग विचारधाराएं मिलती है। कुछ अर्थशास्त्री इसे महत्वहीन मानते हैं जबकि दूसरे अर्थशास्त्री इसे अति महत्वपूर्ण मानते हैं। इन मतों पर विचार किया जाना व्यर्थ है क्योंकि वर्तमान में मुद्रा का हर क्षेत्र में इतना अधिक महत्व है कि इसे किसी भी प्रकार से बुलाया नहीं जा सकता। मुद्रा के महत्व की जानकारी के लिए इन सभी क्षेत्रों के स्थान की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम मुद्रा के महत्व की व्याख्या हम निम्न प्रकार से करेंगे। मुद्रा के महत्व को हमने टोटल 4 भागों में बांटा है। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विभिन्न व्यवस्थाओं के क्षेत्र में, विभिन्न व्यवस्थाएं यानी आर्थिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में और आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्व। तो 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक जगत में मुद्रा का विशेष महत्व है। इसकी चर्चा करते हुए मार्शल ने यहाँ तक कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है।
अब हमारी अर्थव्यवस्था के या आर्थिक क्षेत्र के 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। इनमें से एक भी क्षेत्र बिना मुद्रा के कार्य नहीं कर सकता। मुद्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि चाहे उपभोग करना हो, उत्पादन करना हो, विनिमय करना हो, वितरण करना हो, या राजस्व सरकार को आय प्राप्त करनी हो, तो सभी के लिए मुद्रा विशेष महत्व रखती है। ये पांचों के पांचों क्षेत्र बिना मुद्रा के कार्य करेंगे ऐसा संभव नहीं है। इसी में हमने छठा लिखा है भावी उपभोग, आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का महत्व। तो आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का महत्व की जब बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं में वे तमाम क्रियाएं सम्मिलित हो जाती है जो हमें उत्पादन के लिए सहायक होती है। जैसे आर्थिक क्रियाओं की प्रेरणा, आर्थिक क्रियाओं का मानदंड, अनेक प्रकार के वित्तीय, गैर वित्तीय, पूंजी संग्रहण, पूंजी की गतिशीलता वगैरह, वे सब इसमें सम्मिलित की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब सामाजिक क्षेत्र में जहाँ तक मुद्रा के महत्व की बात करें, अगर मुद्रा होगी तो समाज संपन्न होगा, समाज धनी होगा, समाज में कई प्रकार की दूसरी क्रियाएं हमें देखने को मिलेगी। जब हम समाज की बात करते हैं तो हमने ये देखा है सामाजिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक स्वतंत्रता की बात हो, सामाजिक जागृति की बात हो, राजनीतिक चेतना की बात हो या राष्ट्रीय भावना की बात हो, बिना मुद्रा के एक भी कार्य संभव नहीं है। तो हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी मुद्रा का विशेष महत्व स्पष्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे नियोजित अर्थव्यवस्था हो, बिल्कुल पहले से ही क्लियर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीपति अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जो समाज के चुनिंदा व्यक्ति आगे आते हैं और समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं। जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें उत्पादन के क्षेत्रों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में वे तमाम उद्योग, व्यापार, क्रियाएँ आती है जो पूंजीपतियों को कार्य करने के लिए दी जाती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में वे तमाम क्रियाएं आती है जो सरकार स्वयं कार्य करती है। तो इन तीनों अर्थव्यवस्था में से किसी भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, बिना पूंजी के महत्व नहीं है, बिना पूंजी के एक भी अर्थव्यवस्था कार्य करेगी संभव नहीं है। तो पूंजी या मुद्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पूंजीवादी, समाजवादी, चाहे नियोजित, सभी में इसका विशेष महत्व है। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। आधुनिक अर्थव्यवस्था में आप किसी भी पॉइंट को उठाइए, चाहे बाजार तंत्र का आधार करना हो तो बाजार बिना पैसों के नहीं चल सकता, निवेश, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, आर्थिक क्रियाओं में प्रोत्साहन की बात की जाए, धन संग्रहण की बात की जाए, धन हस्तांतरण की बात की जाए, पूंजी निर्माण की बात की जाए, व्यक्तिगत प्रगति का सूचक, अगर किसी व्यक्ति ने तरक्की की है तो वो भी पूंजी में ही धन में ही मापी जाएगी। वस्तु के दोष से मुक्ति की बात की जाए तो हम सस्ते महंगे से तुलना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की बात की जाए तो वो भी इसी में आती है। घाटे के बजट की पूर्ति की जाती है तो वो भी धन के माध्यम से या मुद्रा के माध्यम से होती है। यदि व्यक्ति के आर्थिक कल्याण की बात की जाए तो आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर भी मुद्रा में मापा जाता है। सामाजिक महत्व की बात की जाए, समाज में भी उसी समाज का महत्व होता है जिसके पास धन धान्य होता है। और राजनीतिक महत्व की बात की जाए तो वो भी धन के बिना संभव नहीं है, मुद्रा के बिना संभव नहीं है। ये थे मुद्रा के महत्व। अब हम बात करेंगे मुद्रा के दोष अथवा खतरे। जिस चीज़ के महत्व होते हैं उसके दोष भी होते हैं। बाइबल में लिखा है कि पैसे का मोह सब बुराइयों की जड़ है। बाइबल की इस उक्ति पर अमल करने के कारण शायद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को बहुत महत्व नहीं दिया। वे इसे वस्तुओं और सेवाओं का आवरण मात्र मानते हैं। यद्यपि यह दृष्टिकोण अब महत्वहीन है क्योंकि मुद्रा का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आधुनिक समाज में मुद्रा का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी कुछ विद्वान मुद्रा के बारे में ये कहते हैं कि मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। और कुछ अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने और संकट की स्थिति में अस्त व्यस्तता का कारण भी बन जाती है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुद्रा के दोषों को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक दोष की। तो सामाजिक की आर्थिक विषमता, अमीर और गरीब की खाई मुद्रा के कारण है। सामाजिक
केंद्रीकरण जो है वो धन के इर्द गिर्द घूमता है तो ये भी मुद्रा के कारण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भय बना रहता है तो ये भी मुद्रा के कारण है। अधिपूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं बिजनेस में, व्यापार में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो अधिपूंजीकरण की समस्या भी मुद्रा के कारण उत्पन्न होती है। व्यापार ट्रेड साइकिल जो चलता है उस कारण वो भी पूंजी की दोषों के कारण उत्पन्न होता है। मूल्यों में अस्थिरता बनी रहती है। मुद्रा एक नौकर नहीं मालिक है। अपन सोचते हैं मुद्रा हमारी नौकर है, नौकर नहीं है, वो हमारी मालिक बन जाती है। इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है। यदि हम सामाजिक दोषों की बात करें तो अब देखते हैं सामाजिक शोषण होता है, गरीब का हमेशा शोषण होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मुद्रा से उत्पन्न होती है, इसलिए अमीर आदमी हमेशा गरीब का शोषण करेगा और इससे भौतिकवाद का उदय हो। जिसके पास पैसे है वो सभी विलासिता की वस्तु खरीदेगा। हम राजनीतिक दोषों की बात करें तो राजनीतिक दोष भी मुद्रा के कारण है। प्रजातंत्र का उपहास होता है, सब पैसों से खरीदे बेचे जाते हैं, सरकारें बनाई जाती है, बेची जाती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपता है, अवैधानिक कार्य भी होते हैं। यदि हम नैतिक दोषों की बात करें तो मुद्रा के कारण नैतिक पतन होता है, चोरी होती है, हत्याएं होती है, छल होते हैं, अन्य और भी क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार आज के लेसन में हमने ये देखा मुद्रा की प्रकृति, मुद्रा का महत्व और मुद्रा की बुराइयां। धन्यवाद। इसके आगे अगला अपन कल देखेंगे।